जी, इम्पोजिशन ऑफ एलिटिज्म, कि वही फ्यूडल और जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, जिनके पास ऑलरेडी ही पॉलिटिकल पावर का अच्छा खासा जो है वो एक शेयर है, तो फिर जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर भी उन्हीं के पास जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज जी, अब इसमें जी तीसरी चीज, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऑलरेडी ही पर्सनलाइजेशन बहुत है। ठीक है, यानी कि ताल्लुकात की बुनियाद पर आपको ओहदे मिलते हैं। अब ये कल्चर सिर्फ औरतों में नहीं है या मर्दों में नहीं है, ये मर्दों में भी है और औरतों में भी। ठीक है, अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल है पीएमएलएन। ठीक है, कि जितनी भी खवातीन इस टाइम पीएमएलएन के कैंडिडेट होती हैं फॉर रिजर्व सीट्स, ठीक है, दीज women आर द सेम women, दे हैव क्लोज एंड पर्सनल रिलेशन विद देयर हेड ऑफ पार्टी। या जिस तरह मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, तो कह लें पर्सनल जो फ्रेंडशिप है ना, वो दैट हैज बिकम अ पॉलिटिकल रिवार्ड। पर्सनल फ्रेंडशिप लीड्स टू पॉलिटिकल रिवार्ड्स। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, अब उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स हैं उनके साथ कोई फ्रेंडशिप होने का तो इम्कान अगले 500 साल भी नहीं है ना। नंबर इसकी वजह से क्या होता है, नंबर 4 जो इशू है, ऑर्गेनिक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वुमेन की, ठीक है, वो डिस्करेज होती है। यानी कि आप, व्हाई वुड अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वुड बी मोटिवेटेड टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी व्हेन शी नोज दैट कि ऑलरेडी ये 6 बीबियां बैठी, 6 सीटें इनको मिलनी है, वो उनकी सीटें हम क्यों जाएंगे। ठीक है ना, तो एक मेरिटोक्रेटिक जो रिक्रूटमेंट है, यानी कि आप कोटा की सीट पे भी किन लोगों को लाएं जो जो ऑर्गेनिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या है, पार्ट है। कि एक औरत है, उसने पिछले 15 साल आपकी वुमेन विंग को चलाया है, ग्रास रूट लेवल पर वो इन्वॉल्व है, उसको आप सीट देंगे तो उससे फिर हौसला अफजाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर वही 6 लोग हैं, एक आपका बैग उठाता है, एक आपके मेकअप कराता है, एक आपके दुखड़े सुनता है, एक आपको देख के सिर्फ ये कहता है आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ठीक है, तो इफ दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है, तो वो फिर जो है वो मामला सही नहीं है। ठीक होगी बात। नंबर 5, उसकी बजाय वही बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं फॉर द वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वो अभी आखिरी 20 साल देख लें, मुशर्रफ वाली जो ये रिफॉर्म्स हुई है कोटा के बाद, उसके बाद बिल्कुल क्या हो गई, एक खामोशी हो गई। कोई भी एज सच को मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पैकेज नहीं आया कि जिससे कुछ सोसाइटी के फंडामेंटल जो बैरियर्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो, चेंज हो या इलिमिनेट हो। हाँ, एक पार्टी को आप क्रेडिट जरूर दें, पीटीआई को, कि मिडिल क्लास जो वुमेन है, ठीक है, जो जिनकी कोई कह लें कि कोई पीछे कोई 40 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, या फाइनेंशियली वो खवातीन बहुत ज्यादा वो नहीं है, एलिटिज्म का हिस्सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको काफी हद तक जो है इस पार्टी में रिकग्निशन मिली और कुछ हालात ने दिलवा दिए। हाँ हाँ भाई, जब पहली साफ के फौजी उड़ जाते हैं तो पीछे किसकी बारी आती है, दूसरे, जब दूसरे भी उड़ जाएंगे तो पीछे कौन है, तीसरी। ठीक है, और इसी तरह वकीलों में भी हुआ है कि जब पहली साफ वाले उड़े, ठीक है, तो अभी आप देख लें टिकट जिनको मिल रही है, मेजोरिटी जो लोग हैं वो कौन है, वकील। सिर्फ वकील नहीं है सर, ये मिडिल क्लास अपर जो थोड़े स्ट्रगलर्स हैं, थोड़ा जिनकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है कि हम कोई है, जो लोकल बार के भी इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि कोई एमएनए। अब देखें ना, आजम नजीर तारिड़ बैठा हुआ है, एतजाज एहसन बैठा हुआ है, तो अब इस बंदे को आपने हराना है, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट की बार के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तो हिम्मत नहीं है ना कि आप एक बंदा पाकिस्तान बार काउंसिल लेवल के उसके साथ टक्कर लेंगे, वो आपकी बारी नहीं आनी कभी। तो चूंकि पीटीआई के ऊपर फायरिंग ही इतनी हुई है, वो पहली साफ भी गई, दूसरी भी गई, तीसरी भी गई, तो वो फिर नीचे क्या बचता है, वर्कर बचता है, तो वर्कर हमेशा मिडिल क्लास और नीचे से ही आता है, तो उनकी बारी इसलिए आ। ठीक है, लेकिन औरतों को ऑर्गेनिकली जो है वो पीटीआई के अंदर काफी हद तक क्रेडिबिलिटी या सपोर्ट कह लें वो मिले। आजकल आप देखते नहीं पीटीए वाले बेचारे, और कोई बात नहीं, तो पता है सनम जुवेद बाहर आ रही है, वो इलेक्शन लड़ रही है, मैंने एक दिन उसको गूगल कर दिया, मैंने कहा हर बंदा लगा हुआ है, इनको इमरान खान की फिक्र नहीं है, इनको यह कि सनम जुवेद ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, मरियम नवाज को हराना है। वाह। वो फिर जब वो खातून को मैंने पहली दफा देखा, तो फिर मैंने उसके बाद मेरा एनालिसिस पक्का हो गया, हाँ कि इनका बनता है इसकी फिक्र करना। जी, सच्ची बात है। और भी तो, शीरी मजारी भी तो बैठी, कोई और भी तो, यास्मीन राशिद भी तो है, उसका नहीं कहते।
ठीक है, एनीवेज जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट पे। जी, जेंडर एंड डेवलपमेंट पे। जी जी जी। अच्छा जी, आज सबसे पहले हम करेंगे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। जी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। जी, लेकिन इससे पहले जो है, जी ये जनरली एक बात कॉन्सेप्ट पे थोड़ी बात कर लें कि ओवरऑल जेंडर ये आया हुआ है, व्हाट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लें कि इससे मुराद क्या है। जी, इट इज अ कॉन्सेप्ट। सर इधर आ जाए। नहीं नहीं सॉरी, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आप। जी, इंपॉर्टेंट बात हो तो स्टेज पे आना चाहिए, सबका फायदा हो सकता है कोई खुफिया बात हो। मुझे आप, मैं पहले भी कहता हूँ, मुझे बड़ा मतलब शौक रहता है कि जो लोग कान में बात करते हैं वो ओरिजिनल बात होती है। जी, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ मूवमेंट, और इट इज अ पॉलिसी ऑफ वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। जी, 5 इसके मेजर गोल्स हैं। जी, 5 मेजर गोल्स। नंबर 1, टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। जी, टू इंश्योर, जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जी ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। जी, टू डिवाइस स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड गोल्स। जी, और चार, और जाहिर बात है ये सारी बात जेंडर को लेकर हो रही है, ठीक है, और 4 एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिनके अंदर यू हैव टू चेंज द एग्जिस्टिंग systems, practices, and policies. Number 1, democratic government. Number 2, poverty reduction. G, poverty reduction. Number 3, crisis prevention and recovery. Number 4, environment and energy. G, environment and energy. जी, और इसी तनाजुर में लिख लीजिएगा कि यूएन कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग, उसको बीजिंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, वो भी इसी जो एक कह लें डेवलपमेंट का मॉडल है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हुई। और उस कॉन्फ्रेंस के कुछ लिख लीजिएगा को पॉजिटिव जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हुए। जी, 5 मेन एरियाज। नंबर 1, इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है उस पे फोकस किया गया, वर्क फोर्स के अंदर वुमेन की एंट्री, लीडिंग टू हायर जॉब्स ऑफ फॉर वुमेन, leading to lesser poverty of women because their integration into the job market, और साथ ही उनके लिए ऑनरशिप राइट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, बिजनेस के हों, जो अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रॉपर्टी राइट्स।
नंबर 2, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लैंड होल्डिंग्स और पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर है वो उसकी ओपनिंग हो रही है या ओपन होता है, बीइंग ओपन टुवर्ड्स बोथ जेंडर्स और पर्टिकुलरली वुमेन। इसी तरह पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है जी, तो जितने भी रियासतें हैं उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजीद डेमोक्रेटाइज करने, तो उसके लिए यही मसला है कि मर्द तो ऑलरेडी ही बैठे हुए हैं पावर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट दे अचीव्ड इज कि द मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इनटू द democratic structures of the world. Number 4, educational attainment. जी, एजुकेशनल अटेनमेंट जी, इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको एक तरह से कह लें कि कंट्रोल करने, एंड मोर पीपल हेल्दी बच्चे जो हैं दे इनटू गेटिंग इनटू द स्कूल्स एंड एजुकेशन का जो सिस्टम है। नंबर 5, हेल्थ एंड वेलबींग। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर डेवलप हुआ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद चीजों को मेजर किया जाने लगा कि कौन सी चीज पर जो है वो कौन सा जो कह लें कि वेरिएबल है वो कहाँ स्टैंड करता है ग्लोबली। तो 3 वेरिएबल्स हैं मेन जी, मेल फीमेल एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर सब वो जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बात हो रही है। मेल फीमेल एजुकेशनल जी, मेल फीमेल एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स, मेल फीमेल हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मेल फीमेल इनकम डेवलपमेंट इंडेक्स। चलें जी, तो अब इसी सारे पैराए में कॉन्टेक्स्ट में यही चीजों के ऊपर अब हम क्या पढ़ेंगे, थेरीज ऑफ डेवलपमेंटलिज्म या थेरीज ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहली जो थेरी हमने पढ़नी है जी या जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्नाइजेशन थेरी। जी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लिखें जी, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है। नंबर 1, इनका फंडामेंटल कोर थीसिस ये है कि सबसे पहले कोई भी सोसाइटी जिसने तरक्की करनी होगी उसको इंडस्ट्रियल होना पड़ेगा। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहां अर्बनाइजेशन होगी, जहां अर्बनाइजेशन होगी वहां रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी। नंबर 4, और रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी तो जो गांव में ट्रेडिशनल जो बाइनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। एंड नंबर 6, इट वुड लीड टू द ओपनिंग ऑफ न्यू होराइजन फॉर वुमेन, और पर्टिकुलरली जो जॉब है, जॉब मार्केट है उसके अंदर वो खवातीन जो पहले डोमेस्टिकेटेड हैं अब वो दे कैन कम टू द फैक्ट्री, दे कैन कम टू द ऑफिस and they would be integrated into the economic dividends of the society। जी, छठी चीज, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि दे विल गेन मोर एजुकेशन। इसका अगला बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि दे विल हैव मोर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या होगा कि व्हेन दे आर इकोनॉमिकली सपोर्ट अपना एम्पावर्ड तो दे विल आस्क फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स। तो इससे क्या होगी, उनकी जो पॉलिटिकल वो है एम्पावरमेंट वो भी होगी, ठीक है। तो ये है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो स्टांस है कि कैसे कोई मुआशरा जो है वो औरतों को तरक्की की तरफ लेकर जा सकता है, ठीक है। अगली बात, इनके मुताबिक दुनिया के अंदर जो खवातीन है, ठीक है, वो क्यों इक्वल राइट्स हासिल नहीं कर पा रही, यानी कि वाई वुमेन आर सबऑर्डिनेटेड, ठीक है। तो उसके अंदर इनका जो वो है कह ले नजरिया है वो ये है
कि ये लोग समझते हैं कि कोई भी मुआशरा, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना, वो मॉडर्नाइजेशन और औरत की तरक्की के रास्ते में क्या है, रुकावट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईस्ट की बात करें, अगर वेस्ट के तनाजुर से, मॉडर्नाइजेशन के तनाजुर से ईस्ट को देखा जाए, तो फिर आप सबको पता है, आप डॉन अखबार पढ़ते हैं, वो सारा मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव में लिखा जा रहा होता है लार्जली। मसलन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, मसलन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, नंबर 3 हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, नंबर 4 हमारी रिलीजियस जो सेटिंग्स हैं वो। तो इनके मुताबिक किसी मुआशरे के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो औरत को तरक्की का रास्ता तय नहीं करने देते। ठीक है, ये 4-5 चीजें लिख लीजिए। ठीक है, रिलीजन, आइडियाज, नॉर्म्स, जी, और खास तौर पर पेट्रियार्की, कल्चर के तौर पर भी पेट्रियार्की एज अ कल्चर, जिसकी वजह से डेवलपिंग वर्ल्ड में ये कहते हैं कि लेस एंड लेस वुमेन जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जी, और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ये मानना है कि ये जो हमने एक यूनिवर्सल सा पैटर्न आपको दिया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको क्या अचीव होगा। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, डिवीजन ऑफ लेबर में तब्दीली आएगी, और हर सूरत में जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो होगी होगी। यानी कि अर्ली एज जो मैरिजेस हैं, आप इसको नोट कर लें, ये मेरी और आपकी नस्ल खुद इससे गुजरी है। पिछली नस्ल में चले जाए, हमारे पेरेंट्स वाली नस्ल में, ठीक है, तो 30 ईयर्स औरत की शादी नहीं हुई, ये बिल्कुल ही ये रिवाज ही नहीं, चक्कर ही नहीं है ना। इतनी लेट को तो बहुत लेट कर दिया आपने। अभी आप लोग देखो ना, जो नए बच्चे हैं जॉब शॉब्स के, 22-23 में तो पढ़ाई खत्म हो रही है। अगले 2-3-4 साल आपने सीएसएस शुरू कर दिया। सीएसएस का मतलब है जो शादी की उम्र है वो गुजर जा रही है, कंफर्म बात है। तो वो जब बंदा 28-29-30 पे पहुंचता है, फिर बंदा कहता है अच्छा अब मेरी जॉब हुई है, मैं थोड़ा और सेट हो लूँ। तो सेटिंग के चक्कर में आजकल एवरेज एज जो है वो 28-29-30 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद जाके ये सब। लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी है ना, फ्लिप साइड भी है कि वो अगर आप 18 वाला 18 पे कर देते, ठीक है, तो वो फिर बात वहीं पर आ जानी थी। ठीक है, फिर डिपेंडेंसी है, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप उसको चलाएंगे वो चलती रहेगी। और 30 साल तक पहुंचने की भी फ्लिप साइड है कि जहां उसको अपने बाकी मसाइल उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है, वहीं पर उसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो क्या है, ओपन। अभी आपको आजकल यही तो मसला चल रहा है ना कि फिर वो लड़कियां एम्पावर्ड है, वो भी इंडिविजुअलिज्म पर चल रही हैं, ठीक है, फिर वो मर्दों को मसाइल हो रहे हैं। जी जी, अथॉरिटी चैलेंज हो रही है और बड़ी बड़ी गंदे तरीके से हो रही है। मतलब फिर आगे आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है ना, लड़कों के पास भी तो ट्रेनिंग नहीं है ना। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्रंट कर ले रैशनली कि ये जनाब आप जो कर रहे हैं ये रैशनली लॉजिकली पॉसिबल है, तो अकल तो पूरे मुआशरे की साझी होती है। क्या ख्याल, मतलब आप बाज औक़ात आप इंजॉय कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि आप मर्द हैं, उसकी कोई दलील कोई लॉजिक कुछ नहीं होता ना, तो वो जब अंदर से खिंच जाएगा, नीचे से कारपेट को खींच लेगा, ठीक है, तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, इसके ऊपर एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। उनका ये मानना है कि मॉडर्नाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है, इसकी वजह से कुछ फायदे हुए हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ओवरऑल ग्लोबली फायदे हुए हैं। नंबर 1, वुमेन के लिए जो एक्सेस है टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो इंक्रीज हुई है, उनकी एक्सेस टू मार्केट, इंटीग्रेशन टू मार्केट बड़ी है, जी। नंबर 2, वुमेन जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें इंटीग्रेट हुई है। इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है मैक्सिको की कि 12% जो है वो इंक्रीज आया है इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो फ्रॉम द वुमेन साइड। 12% इंक्रीज है फीमेल एम्प्लॉयमेंट, जी। और तीसरा जो फायदा है वो ये कहते हैं कि जो वुमेन है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मसला है, आपको पता है ना, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि एक बंदा अर्न कर रहा है और 15 जो है वो खा रहे हैं।
तो वो जो कंज्यूमर्स हैं ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ने उन कंज्यूमिंग एंटिटीज को अर्निंग एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी वो एग्जांपल देते हैं बांग्लादेश और उसकी गारमेंट इंडस्ट्री, कि किस तरह से वहां पर जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास से सेमी स्किल्ड, ठीक है, जो खवातीन है, ग्रेजुअली एंड स्लोली दे हैव बिल्ड अप द होल इंडस्ट्री। ठीक है, उनका एक्सपोर्ट सेक्टर आप देख लीजिए तो वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जी, अभी तक भी जो इस मॉडर्नाइजेशन के मॉडल के बावजूद भी जो मसाइल हैं, ठीक है, वो जिन कंट्रीज ने मॉडर्नाइजेशन का पर्सपेक्टिव दिया है इट सेल्फ वहां पे भी और ओवरऑल ग्लोबली भी, वो मसाइल जो है वो कम होने की बजाय क्या हो रहे हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, जो पे गैप है, ठीक है, इट्स स्टिल कह लें ग्लोबली अगर आप गिने तो इट्स 20। भाई आपका क्या मसला चल रहा है? नहीं कुछ तो चल रहा है यार, 15 मिनट हो गए मैं आपको ही देख रहा हूँ, आप लोग आपस में कोई लगे हुए हैं, मेहरबानी करें यार। क्या ख्याल, अगर इंटरटेनमेंट का कोई मसला है तो मैं क्लास रोक के इधर कुछ सीडी चला देता हूँ। एक होता है ना बंदा कोई इंजॉय करने का, बोरियत हो रही है ना, तो जरा कोई इंटरटेनमेंट भी हो सकती है अगर आप इजाजत दें तो। मैं खुद भी कर सकता हूँ लेकिन वो पसंद नहीं आएगी आपको। मसला ये है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं ना बात को? देखना जी, उस्ताद का काम है ना इंटरटेनमेंट करना पूरी तरह, पूरी तरह इंटेलेक्चुअली तो हो रही है, चलो ज़हनी तौर पर हो, कोई और भी है तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। खवातीन बैठी है, नेक्स्ट टाइम नहीं आया करेंगे, ये सारी तरह की हरकतें भी कर लेते हैं क्लास में। क्या खा, ठीक। हाँ, और घरों में भी लोग बैठे होते हैं ना, वो साथ घर वाले भी बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कैमी जी उस्ताद को लो पढ़ रहे हो। जी नेक्स्ट, जी पे गैप जो है, इट्स स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ इन इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज, इट्स 23%, सेम जॉब बट देयर इज अ वेज गैप और पे गैप। जी, जेंडर एजुकेशनल गैप, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 132 मिलियन जो लड़कियां हैं वो भी अभी दे आर आउट ऑफ स्कूल। 132। जी, 132 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। इसी तरह जी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जी मोर देन 300,000, 3 लाख एवरी ईयर वुमेन जो हैं वो डाई होती हैं ड्यू टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज। भाई मैं कड़ा उत्ते खलो के वेख्या है, जब बात हो गई कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है, मैं कैमरा लेके खड़ा हूं। कौन सी, मतलब कि मैंने ऊपर खड़े होके नहीं देखा कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे मौत हुई है, मैं ये कहना चाहता था। ठीक है, ठीक है, जब वो कह रहा है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, तो अब ये इतनी डिटेलिंग नहीं है कि बंदा ये गैस करे कि वो कब हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, अगर नहीं नहीं मेरे से क्यों सॉरी कर रहे हैं, वो खवातीन बेचारी फंसी होती है उस टाइम। ठीक है, आप कह रहे हो बंदा कैमरा लेके खड़ा हो, ठीक है, उसकी जान टंगी हुई है। ठीक, हाँ हाँ, बच्चा पैदा कर, यही तो वो कह रहे हैं कि ये कोई आसान काम है। क्या ख्याल है जी? नंबर 3, प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। अभी भी डब्ल्यूएचओ कहता है कि 12 मिलियन जो गर्ल्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में ग्लोबली दे आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। 12 मिलियन गर्ल्स। जी, इसी तरह पॉलिटिकली देखें तो अंडर रिप्रेजेंटेशन इज स्टिल देयर। ओनली ग्लोबली देखें तो ओनली 25% जो वुमेन है वो दे एक्ट एज पार्लियामेंटेरियंस और दे आर रिक्रूटेड एज पार्लियामेंटेरियंस। स्टिल द 75% जो डिसीजन मेकिंग है वो ग्लोबली दे दैट रेस्ट विद द मेल। जी, जी, और इनका ये मानना है, जो आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, कि ये जो चीजें हैं ये वक्त के साथ साथ क्या हो जाएंगी और इलिमिनेट होंगी, खत्म होंगी, अगर आप मॉडर्नाइजेशन का जो थ्योरी है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसके क्या हो रहा है, जो गैप्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं रादर देन कि वो क्या हो। ठीक है, यस ये फार्मूला ठीक है, इस फार्मूले के लगा के भी दुनिया ने देख लिया, लेकिन स्टिल वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस
नहीं हो रहे, तो इन क्रिटिसिज्म, ठीक है, डेवलप्स द अदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी थ्योरी। जी जी, डिपेंडेंसी थ्योरी। अच्छा, ये जो थ्योरी है और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस पहले लिख ले। जी, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो कहती है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये आएंगे और सोसाइटी के जो एग्जिस्टिंग मसाइल हैं उनको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि जो एक्सटर्नल चीजें आ रही हैं ना, वही तो असल में मसाइल की क्या है, जड़ है। यानी कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल, खास तौर पर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, दे आर बिल्ड इन सच अ मैनर कि उनके अंदर जितना मर्जी उनको आप लगाते जाओ, वो है ही अनइक्वल। उनकी जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है वही किस पर है, इनइक्वालिटी पर है। तो वो कभी भी इक्वालिटी या जो वुमेन की इंपावरमेंट है उसको इंश्योर नहीं करा सकता। दैट इज वाई इसमें दूसरा पॉइंट जो आएगा कि ये लोग जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का नेटवर्क है या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उसको क्या करेंगे, क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे। तो चार चीजें ये लोग बताते हैं कि ये चार चीजें ग्लोबल सिस्टम का क्या है, पार्ट है, और जिनकी वजह से आप जितनी मर्जी फॉर्मूले और थ्योरीज लगा लो, चीजें चेंज नहीं होंगी। नंबर वन, ग्लोबल कैपिटलिज्म सिस्टम जो है उसकी ये इनहेरेंट कंपल्शन है कि उसने वुमेन को एक कमोडिटी के तौर पर ट्रीट करना है, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, दोनों तरफ से, सप्लाई साइड पर भी और डिमांड साइड पर। डिमांड साइड पर वो कंज्यूमर है, डिमांड साइड पर वो कंज्यूमर है, और सप्लाई साइड पर वो वर्कर है, वो लेबरर है, वो इनपुट है इनटू द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने इन द नेम ऑफ फ्री मार्केट एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्या किया है, ऐसे वो कर लिए, क्रिएट कर लिए, ऐसे सेक्टर्स क्रिएट कर दिए जिन्होंने औरत की जो कमोडिफिकेशन है उसको क्या कर दिया, लेजिटिमेट कर दिया। नंबर वन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी, फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, और 71%, ठीक है, जो विक्टिम है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, वो वुमेन है। सिर्फ औरतों की नहीं होती ना, ग्लोबली बच्चे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, सारा कुछ होता है, बट उनके अंदर 71% कौन है, वुमेन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और उससे फिर वही बात है, एज अ सप्लाई साइड, वो पूरी दुनिया की जो आपकी ये प्रोस्टिट्यूशन की इंडस्ट्री है, लेयर इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज है, इनके अंदर दे आर ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट और कमोडिटी, जो ट्रेडेबल है, जिसको बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है, और उसकी एक कह लें कि जिस तरह कोई दुनिया की चीज होती है, उसी तरह वो भी क्या है, एक कमोडिटी है जिसका प्रॉफिट है और लॉस है। नंबर टू, जी, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ओवरऑल ग्लोबली अगर आप पॉवर्टी को मेजर करना शुरू करें, तो उन पोर्स के अंदर से अगर आप उसको जेंडर के लेंस से देखें, तो 70% जो पोर्स हैं दे आर वुमेन। ठीक है, यानी कि विद इन अ पोर हाउस होल्ड अ वुमन इज इवन मोर, उसका जो स्टेटस है वो और क्या है, इसकी हर एक्सेस टू रोटी कपड़ा मकान जो है, वो विद इन द क्लास भी इवन क्या है, वो कह लेना इंट्रा क्लास भी उसको किसका सामने है, सप्रेशन और ऑपरेशन का सामने। नंबर थ्री, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन। हर एक चीज में चार चीजें लिख लें, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू लैंड, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जी, इस पे वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो ये है कि दुनिया पूरी में अगर देखा जाए, तो जो जमीन की ओनरशिप है, खवातीन के पास सिर्फ लेस देन 20% ओनरशिप है ग्लोबली।
मलकियती हकूक, और जो जी जो क्रेडिट है यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है, माइक्रो फाइनेंस जो भी है, सिर्फ 10%, लेस देन 10% जो फाइनेंस है दैट इज क्रेडिटेड टू वुमेन। जी, और नंबर 4, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको पता है ये बड़ा इमर्जिंग एरिया है दुनिया में, कि जितने भी मसाइल जन्म ले लें, चाहे वो इन्वायरमेंटल है या कोई ग्लोबल वार्मिंग है, अब दुनिया में रीडिंग हो रही है या रिसर्च हो रही है, बट अब पहले ये हो रही थी कि मुआशरे पर क्या असर पड़ रहा है, अभी ये हो रही है कि उस एरिया की जो वुमेन है वो दे आर मोर वल्नरेबल। इसमें आप केस स्टडी भी डाल सकते हो। ये अभी पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स है, इस पर बकायदा केस स्टडीज आ भी गई हुई हैं फ्लड के ऊपर, कि फ्लड के जो इफेक्ट्स हुए, ठीक है, वो ओवरऑल सोसाइटी को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, बट जो वुमेन है उनके लिए उसकी जो कॉस्ट है दैट इज फार फार हायर देन व्हाट द ओवरऑल कॉस्ट सोसाइटी इज गोइंग टू बेयर। जान होगी बात। और अब इन चारों चीजों को जब ये बयान करते हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ना, उसका क्या एक थीसिस है, उसको दोबारा रीअसर्ट कर लीजिए। वो समझते, जी दे सकते जी, दीज फॉर्म्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन, जी क्लाइमेट इज जेंडर्ड, ऐसे ही है जी, दीज फॉर्म्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन आर रूटेड इन, अब ये कॉज पे आने लगेगा, व्हाट्स द इशू, इन हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि वही बात है कि सोसाइटी किसी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कह रही थी कि जो सोसाइटी के अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, जिस तरह पाकिस्तान में है कि जी हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, मजहब है, ऐसा है, ये रोकते हैं औरत को तरक्की से। बाहर से जो फोर्सेज आती है वो प्रोग्रेसिव होती है। ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बाहर से फोर्सेज आ रही है ना, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का जो रिलेशन है, दैट इज द कोर कॉज ऑफ द इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। डन होगी बात, ठीक है। और उसमें जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक दो लिख लीजिए, कि जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो क्रिएट कैसे होती है, वो है ग्लोबल कैपिटलिज्म के जो नेटवर्किंग है, उसके एजेंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, ट्रेड के ग्लोबल असूल हैं, गैट के अंदर, WTO के अंदर अंडर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुकी है ट्रेड की, टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स, ये सब अभी इंटरनेशनली क्या होता है, डिफाइन हो जाता है, ठीक है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि आपको उस जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो चुकी है, ठीक है, MNCs वहां से उठ के बांग्लादेश आ रही हैं, पाकिस्तान आ रही हैं, ब्राजील जा रही हैं, नेपाल जा रही हैं, भूटान जा रही हैं। तो आप उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इस बुनियाद पर ना नहीं कर सकते कि आपके आने की वजह से हमारी सोसाइटी में आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो ये वो रीजन है जो क्या करती है, जो आपको उस ग्लोबल फाइनेंशियल जो मॉडल है उसके अंदर इंटीग्रेट रखती है। और मजे की बात है, अगर आप इनसे डेवियंस करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज अगर क्या करते हैं, डेवियंस करते हैं, तो उल्टा उनका डबल क्या है, नुकसान है। अमेरिका भाग जाए ना किसी ग्लोबल एग्रीमेंट से, तो हमारा थर्ड वर्ल्ड मैक्सिमम ये कह सकती है देखा अमेरिका भाग गया, उससे उनकी कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ रहा होता। पाकिस्तान या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर आप लोग, आपके पास अपना तो कुछ होता नहीं, तो फिर वो जब आप ग्लोबल साइकिल का हिस्सा बने हुए तो तभी आपकी भी इकोनॉमी ग्रो। जैसे अभी IMF की मिसाल ले लें, IMF की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान चाह के भी जो IMF का वो पूरा स्ट्रक्चर है उससे बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारी अपनी जो इंटरनल डायनेमिक्स है इकोनॉमी की, वो इस हद तक वो हो चुकी है कि सम वे और द अदर वे लास्ट 30 years में द ओनली फाइनेंशियल मॉडल वी हैव इज द मॉडल ऑफ IMF। ठीक है, 2 साल 1 साल स्पेस बनती है, उसके तीसरे साल दोबारा आप उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, या अभी वो हुई है रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है ना, तो दुनिया के हर मुल्क पर उसका असर पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ऑलरेडी जो वल्नरेबल इकोनॉमीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से
ठीक है, वो दैट इज गिविंग राइज टू इन्फ्लेशन, ठीक है, और पॉवर्टी एंड ऑल दैट स्टफ इन द थर्ड वर्ल्ड स्पेशली। डन होगी बात। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब हमने डिस्कस करने हैं जी थोड़ा सा, अच्छा इसमें ना आप वो भी बना सकते हो डायग्राम वगैरह भी, ठीक है, और उसकी डेवलप्ड वर्ल्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड, एक कोर है और एक पेरिफेरी है, और वहां से जो है वो इकोनॉमिक जो मॉडल्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन एंड इनइक्वालिटी, और वो थर्ड वर्ल्ड की जो कैपेसिटी है टू एम्पावर द वुमेन उसको क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं। जी नेक्स्ट आ जाए, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। जी इस थ्योरी के बेसिक कंटेंशंस तकरीबन जो है वो पहली थ्योरी के साथ, डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ मिलते ही मिलते हैं। तो इसके अंदर भी जी आपके तीन कॉन्सेप्ट तो लाजमी आएंगे, वो डायग्राम आप बना सकते हैं, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। तो जो बेसिक वसाइल हैं और उनकी जो नेट वैल्यू है इसका एक्सचेंज होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, ये फ्रॉम द पेरिफेरी टू द कोर ट्रेवल करते हैं, या कोर जो है वो वहां पे पहुंच के कह लें जिसको आप इंपीरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो आउटकम है, उसका बेनिफिशियरी मेजर कौन है, वो जो है वो कोर है। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया में क्या बन चुके हैं, सिस्टम्स ऑफ या ग्लोबल जो मॉडल्स हैं वो बन चुके हैं, जिनको आप सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन या सिप्रेशन कहते हैं। इनके जरा जो है ना इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए एमएनसीज को, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, बिकॉज दे आर द माउथ ऑफ द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एमएनसीज का मॉडल बड़ा सीधा है। ठीक है, आपने तलाश करने हैं वो कंट्रीज जहां पर चार चीजें आप सामने रखेंगे। नंबर वन, जहां इन्वेस्टमेंट की डेफिशिएंसी, कैपिटल की डेफिशिएंसी। नंबर टू, जहां के इन्वायरमेंटल लॉज और लेबर लॉज मैनेजेबल है, जिनको आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और जहां पर आपको रॉ मटेरियल और जो लेबर है ये बिल्कुल क्या मिल रही है, चीप मिल रही है। ठीक है, तो वहां पर आप आएंगे, और जो जो सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि वहां से उधर जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपका क्या करेगा, ग्रो करेगा, वो एमएनसीज अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव आइडियाज वो लेकर आएंगी, न्यू स्टैंडर्ड सेट करेंगी। लेकिन उसकी फ्लिप साइड क्या है कि जो उस मुआशरे के अंदर उनका इकोनॉमिक डिविडेंड है, वो फिर उसका मेजर जो चंक होगा वो किसके पास जाएगा, वो कैपिटल अब्रॉड जाएगा, वो कैपिटल की फ्लाइट होगी। 70% 60% जो कैपिटल है वो जो है प्रॉफिट की शक्ल में वो वापस वो कोर के पास ही चला जाए। ठीक है, तो इनके कुछ आइडियाज और लिख लें जी। जी ये कहते हैं कि देर आर जेंडर हायरार्कीज इन ग्लोबल सिस्टम्स। जी देर आर जेंडर हायरार्कीज इन ग्लोबल सिस्टम्स। जी जो पेरिफेरियल कंट्रीज हैं वहां पर वुमेन आर सब्जेक्टेड टू इनइक्वालिटीज। जी ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन कोर स्टेट्स। पाकिस्तान बड़ी सीधी सीधी मिसाल है, जितने फाइनेंशियल इकोनॉमिक मॉडल आपके आए हैं, जिया का, भुट्टो का, मुशर्रफ का, ठीक है, दे कोई भी एक भी जो था वो इंडिजिनस नहीं था, ऑल वर द आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, फाइनेंशियल थ्योरी उठाई वो लगा दी पाकिस्तान पे। जी उसके बाद जी नंबर थ्री, जो ग्लोबल आपका सिस्टम है वो भी सारे का सारा जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। जी कोर के अंदर उन चीजों की हाई वैल्यू है, और पेरिफेरी में आपको हाई लेबर करना पड़ती है टू अर्न मेक सम वैल्यू। इसमें आप एमएनसीज का जो पेमेंट प्लान है वो देख लें, वही चीज वो अगर न्यूयॉर्क के अंदर रह के बना रहा है तो उसको $10 $15 पर आवर पे करने करने हैं। और वही चीज अगर वो युगांडा में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में बना रहा है तो उसी चीज की जो कॉस्ट है वो उसको पड़ रही है $0.2, $0.3। तो इस तरह से वो लोग भी इन कैलकुलेशंस को करके ही तो क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो चला रहे हैं। नंबर फोर,
जी, जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें भी जो आपकी पेरिफेरल कंट्रीज हैं वो लूजिंग साइड पर है, डिसएडवांटेजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर अगेन आपकी प्रोडक्शन हो भी रही होगी तो वहां पर जो वेजेस हैं वो बिल्कुल क्या है, लो है। यही वजह है ना कि आप लोग क्यों कहते हैं बाहर जाने, काम तो इधर भी 10 घंटे आप कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, पर उस 10 घंटे के नेट प्रोडक्ट जो है वो इधर आपको 40,000 बन रहे हैं, वहां पर आपका 4 लाख बनेगा, तो वो फिर थोड़ा इंसेंटिफाइड आपको फील होता है। जी नेक्स्ट, ओवरऑल ये लोग जो दुनिया के वर्ल्ड सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो एक कह लें जो सबसे मेन और कॉमन टेंडेंसी देखते हैं वो कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, कि कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो दे आर एम्बेडेड विद इन द ग्लोबल जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनके अंदर है। ठीक है, जहां फाइनेंशियल मॉडल की बात आ जाएगी वहां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सेम वही जो पैटर्न्स हैं, जो पेट्रियार्कल पैटर्न्स हैं, वो कैपिटलिज्म अपना जो कॉलोनियलिज्म है वो उन्हीं को दोबारा क्या करती है, रीओरिएंट करती है, उन्हीं को री इन्फोर्स करती है। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि हमारे यहाँ यहाँ पर जो ये था कास्ट सिस्टम, ये सदियों से था। ठीक है, लेकिन जब आपने सियासत के हवाले से आपकी जो कास्ट थी उसको साथ अटैच कर दिया, तो उस दिन से फिर ये किसकी जड़ बन गई है, फसाद की जड़ बन गई। ठीक है, यानी कि उस दिन के बाद फिर जो फ्यूडल और वो जो सारा स्ट्रक्चर है उसको आपने क्या कर दिया, बिल्कुल उसी तरह लेजिटिमेट कर दिया। डन होगी बात जी? ठीक है। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन आया हुआ, ये जरा लिख लें जी। ये है कि पाकिस्तान की ना जो कमिटमेंट्स हैं, ये भी स्पेशल सीएसएस में मेरा ख्याल आया जी, पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर, वो कौन कौन सी हैं जी? नंबर वन, 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दिस जी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नंबर टू, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडा जिसको आप बोलते हो। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जी। उसके बाद डेक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जी। डेक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जी। 1994 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जी। 1996 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसमें वायलेंस को एक मेजर हेल्थ इशू के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया जी। उसके बाद 1999 जी, ये जो पहले था ना आपका ये सीडा कन्वेंशन ऑन, उसी के अंदर यूएन ने 1999 में एक चीज की है, उसका नाम लिख लें, यूएन अडॉप्टेड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन, यानी कि आगे सीडा लिखते हैं बस, सीडा के अंदर एक एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड किया एंड पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट जी। 2002 फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वायलेंस एंड हेल्थ जी। 2004 डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, मल्टी कंट्री स्टडी ऑन वुमेन हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस
जी, मल्टी कंट्री स्टडी ऑन वुमेन हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस। जी, उसके बाद एक और चीज है जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन। ऑफ कोर्स यूरोपियन कन्वेंशन किसके ऊपर है? डोमेस्टिक एंड ओवरऑल जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसके ऊपर है। जी, उसके बाद यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी लिख लें जो आपको ओवरऑल काम आएंगे मुख्तलिफ जगहों पर। जी, ये है तो बुनियादी तौर पर फंडामेंटल राइट्स ही हैं, बट फिर भी लिख लीजिए। आर्टिकल 4 है, तमाम शहरियों के जो राइट्स हैं विल बी डेल्ट एज पर द लॉ। ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स वुमेन। ठीक है। आर्टिकल 8 कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट डेरोगेटरी कोई लॉ नहीं बन सकता। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। आर्टिकल 11 फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी, आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी, उसके बाद 25, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जी आर्टिकल है, और किसके आर्टिकल? जी, 25A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 34 विमेन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, ये कुछ लिख लीजिए जो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर कुछ ये हैं सेक्शन हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या ओवरऑल जो वुमेन है उनकी प्रोटेक्शन या उनके मुतालिक है। ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1860। ये कुछ चीजें वहां से हैं, ये ले लें जी। सेक्शन 310A। जी, 310A। जी जी जी। पनिशमेंट फॉर गिविंग अ फीमेल इन मैरिज। ये जिसको आप कह लें कि वनी है, इसके लिए सवारा का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, या सुलह के बदले में भी जो अ, एक एक्सचेंज होता है वुमेन का, इसकी जी 3 से 7 साल इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख रुपया जो इसके ऊपर फाइन है। 336B, 336B। जी, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय क्रोसिव सब्सटेंस, इसके ऊपर लाइफ इंप्रिजनमेंट है। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय जी CORROSIVE सब्सटेंस। 354 assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty। 354 assault or criminal force to women with intent to outrage her
मोडेस्टी 2 years प्लस फाइन। जी, और ये सबसे अहम आर्टिकल है 354A। अगर आप पब्लिक प्लेस के ऊपर यू ट्राई टू स्ट्रिप हर क्लोथ्स, तो इसकी सजाए कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत है। ठीक है जी। अगर आप असॉल्ट करते हैं या क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं और स्ट्रिप हर क्लोथ्स, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ना मिस यूज्ड भी है आर्टिकल। जब सियासतदानों ने किसी मुखालफ बंदे पर पर्चा कराना होता है, तो वो एक खातून वो उधर ही थाने में खड़े होकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। ठीक है। और बट इसकी जो ट्रू इंटेंट है वो ये नहीं है। इसकी जो ट्रू इंटेंट है वो ये, इससे साबित होता है कि जो लॉ है आपका, ठीक है, इस चीज के ऊपर कितना जो है ना वो कह लें कि क्लैरिटी है उसके अंदर, कि अगर आप ये चीज करते हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल पनिशमेंट जो है वो है। ये मोडेस्टी के ऊपर ही सर वो ये 354A, और इस पर कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और डेथ सेंटेंस भी है। जी जी, नेक्स्ट 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। जी 363 7 years प्लस फाइन है। जी, और ये है सिर्फ किडनैपिंग का। अगला है 365B, उसको किडनैप करना विद इंटेंट टू रेप हर। ठीक है, इसके ऊपर है लाइफ इंप्रिजनमेंट। जी बिल्कुल। जी 371A, सेलिंग अ पर्सन फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इस पर 25 साल सजा है और फाइन है। 371A। और 371B बाइंग भी करना फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जी 376 सबसे मशहूर या सबसे कॉमन, रेप की पनिशमेंट, रेप, इस पे डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। 376। 498B, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड मैरिज, 3 से 7 साल तक जो है वो सजा है और जुर्माना भी है। जी डन होगी बात। ठीक है, टाइम क्या हो गया जी? जी ठीक है। ठीक है, तो अच्छा जी, हमने सोशल कंस्ट्रक्शन थेरीज, ठीक है, और GBV, ठीक है, और जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके बाद हमने जो आपका जो वो 2-3 नए क्वेश्चंस क्या लें बनते हैं जो है, नहीं वो तो फिर उसमें आ गया ना। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि वो 3 से 4 क्वेश्चन वो भी बनते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब हमारा जो लार्जर कह लें पार्ट है, ठीक है, वो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज है। तो मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में दैट इज द मोस्ट टिपिकल एंड इजीएस्ट पार्ट दैट मस्ट बी, कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज का क्या फ़र्क है, और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। हमने फिर जेंडर के ऊपर सोशल कंस्ट्रक्शन की थेरीज भी पढ़ ली, और ओवरऑल जो जोडिथ लॉर्बर का वो सोशल कंस्ट्रक्शन का जो है हिस्सा, ठीक है, वो भी कर लिया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो एजेंडा है, खैर उसमें अभी और भी चीज़ें हैं, कह लें कि स्टॉक में अभी माल तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी मेरा अपना ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि काफ़ी जो कह लें कि हमने एसेंस है, जो हमारा जो वीक एरियाज हैं, उनको हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। ठीक है, बाकी फिर हमने बल्कि वो कोटा वाला भी कर लिया। ठीक है, तो बाकी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी ही उस पे पड़े हुए हैं
यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। लास्ट ईयर की जो रिवीजन वर्कशॉप है उसकी वीडियो मैं भेज देता हूँ, वो भी है, उसमें जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो भी किए हुए हैं। ठीक है, कुछ नोट्स हैं वो भी कल ग्रुप में शेयर किए थे, वो दोबारा कर देते हैं। ठीक है। और कोई हिस्सा चले आपकी जो तैयारी है उसमें जेंडर के अंदर कुछ हमारा भी थोड़ा सा शेयर जो है